अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज 6 सितंबर 2023 है। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान की कौम ने मिलकर पाकिस्तान के दुश्मन को शिकस्त दी थी। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई थी। आज 58 बरस बीत गए हैं। पाकिस्तानी कौम अपने जज्बे और पाक फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत व तहसीन पेश करती है। आज के दिन की मुनासिबत से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए फ़ौज अक़वाम के साथ खड़ी है। इस मौके पे पाकिस्तानी फ़ौज के सरबरा जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि बाज़ अनासिर ने अवाम और फ़ौज के रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की, जिसे समझदारी से नाकाम बना दिया है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अपने व्यूअर्स के सामने रखने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन कैसे इस वतन की मिट्टी के साथ तजदीद अहद वफ़ा का तकाज़ा करता है। आज जो निगरां वज़ीर हैं बराए तवानाई मोहम्मद अली साहब, उन्होंने एक बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान में बिजली के बिलों और महंगी बिजली से मुतालिक जो एक कैफियत थी उस पर बहुत सी हकीकतें उन्होंने खोली हैं। जो वज़ीर तवानाई हैं, ये बताया गया उनकी जानिब से कि पाकिस्तान में 589 अरब रुपए की बिजली चोरी हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर 10 जो तकसीमकार कंपनियां हैं, इनमें 5 तकसीमकार कंपनियों से 100 अरब चोरी होते हैं, जबकि 5 से 489 अरब रुपए चोरी हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि KPK का डिस्ट्रिक्ट मर्दान और सिंध का जो डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर है, यहाँ सबसे ज़्यादा चोरी होती है। कैपेसिटी चार्जेस के मुतालिक भी बातचीत की गई। अब एक प्लान उनकी जानिब से सामने आया है और अव्वलीन तौर पर जो बिजली चोरी है इसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा और साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं, ये रोड मैप क्या होगा, इस पर भी कुछ उन्होंने बात की है। आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी कौम को बिजली बहरान से कैसे छुटकारा दिलाया जा सकता है। दूसरी जानिब डॉलर तकरीबन 2 दिन में 12 रुपये ओपन मार्केट में सस्ता हुआ, 4 रुपये मज़ीद सस्ता हुआ, 313 रुपये पे बंद हुआ। और जबकि इंटर बैंक में भी आज डॉलर की कदर में थोड़ी कमी हुई है, 306 रुपये 98 पैसे पे बंद हुआ है। क्रैकडाउन का आगाज़ हो गया। जो लोग सट्टेबाजी कर रहे थे, हवाले हुंडी के कारोबार में मुलव्वस थे, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ और उसके असरात भी हमें किसी हद तक नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या ये मुस्तकिल हल है, मुस्तकिल तौर पे इन्हें जारी रखना चाहिए या फिर कुछ और भी इसके साथ करना होगा? तमाम मामलात पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर उमूर सलामती हैं, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, आज 6 सितंबर है, 2023 है। आपकी नस्ल ने वो वक्त भी देखा और वो जंग भी देखी और हम तो खैर हमने तारीख़ में पढ़ा या जो दस्तावेज़ी फ़िल्में आई उसमें देखा, लेकिन आज का दिन इस वतन की मिट्टी के साथ जो वफा का तकाज़ा है उसकी तजदीद के लिए कहता क्या है? जो नए लोग हैं उन्हें करना क्या होगा? अब ऐसा, मैं वैसे तो 5वीं जमात का तालिब था, 65 की जंग जब हुई है, लेकिन चूँकि असातिज़ा ऐसे मिले कि पढ़ने का शौक़ उस वक्त भी था, सुनने का, सीखने का, और फिर बाद में भी मुतालिया किया, तो उस वक्त 3 चीज़ें ऐसी थीं जिसकी वजह से वो 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देना या उसके हमले को पसपा करना, कामयाब दिफा करना हमारे लिए मुमकिन हुआ। एक तो कौम के अंदर तहरीक पाकिस्तान का जज्बा मौजूद था, अपने वतन से मोहब्बत, अपने वतन के दिफा का जज्बा, वो एक शदीद जज्बा था। दूसरा, कौम के अंदर एक इत्तेहाद था, एक मुत्तहद कौम थी। आप हैरान होंगे कि जब अयूब ख़ान और अपोजिशन के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, लेकिन जब ये 6 सितंबर होता है तो तमाम सियासी जमातें, जी, उसमें जमात इस्लामी थी, नैब थी, पीपल्स पार्टी तो उस वक्त वजूद में नहीं आई थी, मुस्लिम लीग के 2 धड़े थे और जितनी जमातें थीं, अवामी लीग थी, सब ने अयूब ख़ान से कहा कि हम आपके पीछे खड़े हैं जी, और पूरी कौम का यही था। और ये जज्बा था, जिहाद का जज्बा भी था, इत्तेहाद का जज्बा भी था और हुब्बुल वतनी का जज्बा भी था। उसके साथ
पाकिस्तानी फ़ौज की कुर्बानियाँ थीं, शहदा की कुर्बानियाँ थीं, गाज़ियों की कुर्बानियाँ थीं, कि एक छोटी फ़ौज ने 5 गुना बड़ी फ़ौज का हमला पसपा किया, जो अचानक किया गया था। और उनके जो आर्मी चीफ थे उसने तो कहा था कि मैं काफ़ी पीऊँगा जिमखाना क्लब में। वो तो सुबह जब निकले तो बीबीसी को ये बयान दे के निकले कि मैं दोपहर के बाद काफ़ी जाके लाहौर जिमखाना में क्लब पावे में पावे भी खाऊंगा, लस्सी भी पीऊंगा। अच्छा, लेकिन वो खा भी रहा उसका। अच्छा, उसमें एक और पहलू भी था कि मुस्लिम उम्मा, अब तो मजाक उड़ाया जाता है कौन सी उम्मा, उस वक्त मुस्लिम उम्मा ने अपने वजूद का एहसास दिलाया जी कि तमाम मुस्लिम ममालिक ने, उसमें सऊदी अरब था, उसमें इंडोनेशिया था, उसमें मिस्र था, उसमें तुर्की था, उसमें ईरान था, गिनते जाएं जितने ममालिक थे, एक दो ममालिक को छोड़कर, सब ने हमारी मदद की। किसी ने फ़ौजी मदद की, असला दिया जी, किसी ने डॉक्टर्स भेजे, नर्सेज भेजी, किसी ने माली इमदाद की, जो भी जिससे हो सकता था। इवन देन अफ़गानिस्तान से हमारे इख्तलाफात थे, लेकिन अफ़गानिस्तान ने अयूब ख़ान को पैगाम भेजा ज़ाहिर शाह ने कि आप हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाएं, जी, हम कोई ऐसी शरारत इस मौके पर नहीं करेंगे जिससे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो वो भी एक था। और फिर उसकी सज़ा भी जिन लोगों ने हमारी बढ़ चढ़ कर हिमायत की थी, वो खा फैसल हूँ, अहमद बिन बिला हूँ और लोग हूँ, उनको सज़ा भी मिली। जी, तो ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें एक ऐसे दुश्मन पर जिसने हमारा वजूद तस्लीम नहीं किया था, जो हमें मिलियामेट करना चाहता था, जिसके पास फ़ौज बड़ी थी, हथियार ज़्यादा थे, मैशत भी उसकी बहुत ज़्यादा मजबूत थी हमारे मुकाबले में, सब कुछ होने के बावजूद वो अपने अज़ाइम में नाकाम हुआ। और हमने, हमारी फ़ौज ने, हमारी कौम ने उसके दांत ठटे कर बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल सैयद मोहम्मद अली साहब से बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, एक जो तारीख़ी पस मंज़र है वो इरशाद साहब ने भी बयान किया, इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? और अगेन दुश्मन तो वहाँ पे मौजूद है, ज़ाहिर है जो साजिशें हैं वो भी अपनी जगह जारी रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और उनका हल क्या है? तो जामिया सवाल किया आपने मुझसे। मैं जिस तरह इरशाद साहब ने बड़ा जामिया और पुरमग़ज़ अहाता किया इस तारीख का, तो उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखें, मेरे ख्याल में 5 पहलू हैं और 5 सबक हैं जो कि 1965 की जंग से हमें हासिल होते हैं, जो आज के चैलेंजेस से भी निपटने के लिए मैं समझता हूँ सबसे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है कौमी सतह पर। पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट इरशाद साहब ने की, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि देखें, वो जो जनरेशन थी जिसने 1965 में हमसे 5 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए और उसका गरूर खाक में मिलाया, वो जनरेशन थी जो कि तहरीक पाकिस्तान में शरीक थी। तो उनका जो कमिटमेंट थी ना, इस जिसने मुल्क बनाया है वही उसको बचाने के लिए हर कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा, सरधड़ की बाजी लगा देगा। एक तो कमिटमेंट है। दूसरी चीज ये कि देखें, उस वक्त की जो कौमी क़यादत थी और कौम थी और फौज थी, उसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं थी। वो यकजान दो कालिब थे। अगर हमारे अफवाज सरहदों पे अपनी कुर्बानियां दे रही थी, अगर हमारे पायलट फ़ज़ा में दुश्मन को नाकुच चने चबवा रहे थे, या हमारी बहरिया दवारका पे भारतीय जो बेसिस है उनको तबाह कर रही थी, तो हमारा मीडिया हो, हमारे जर्नलिस्ट हों, हमारे फनकार हों, हमारी कौम जो है, हमारे स्टूडेंट्स हों, वो जिस अंदाज में भी उनसे हो सकता था वो फौज के साथ एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े थे। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि ऑब्वियसली जो हमारी अफवाज थी, उनका जज्बे जहाद और जज्बे शहादत की तो दुनिया में आज भी नज़ीर नहीं मिलती है। वो डेफिनेटली वो सरधड़ की बाजी लगाते थे। चौथा पहलू जो था, जो बताना ज़रूरी है, कि दुश्मन की अददी और मादी बर्तरी हमारे ऊपर 5 गुना ज्यादा थी,
लेकिन उसने हमारी अफवाज और हमारी क़यादत को बिल्कुल मरूब नहीं किया। और पांचवा पहलू जो मैं चूंकि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बहुत अरसे से पढ़ाता भी रहा हूं, तो मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री भी आपको बताता चलूं कि जंगों की जो मौजूदा 20वीं सदी की और 21वीं सदी की तारीख है, उसमें इसको एक टेक्स्ट बुक वॉर के तौर पे पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारी अफवाज चाहे बर्री हो, बहरी हो और फजाई हो, ना सिर्फ ये कि वो बहादुर थी, नडर थी, बल्कि उनका प्रोफेशनल जो एक्सीलेंस है, उनकी जो फनी महारत है, उसकी बिल्कुल जो हमारा दुश्मन है उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अब मैं क्विकली आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। आज भी जो हमारे चैलेंजेस है ना जनाब, उनमें यही 5 चीजें रिक्वायर्ड हैं। हालांकि उन चैलेंजेस की नौयत में तब्दीली आ गई है। दुश्मन ने जानते हुए कि हमारी अफवाज कितनी निडर और कितनी बासलाहियत और पेशावर हैं, हमारी एटमी ताकत भी कितनी क्रेडिबल है, तो हमने जो 5 चीजें बताई मैंने, यानी कि हमें मुहिब्बुल वतन होना चाहिए, अपने बाहमी तमाम इख्तलाफात को कौमी सलामती, कौमी खुशहाली और स्टेबिलिटी के रास्ते में हायल नहीं होने देना चाहिए। तीसरी चीज, कौम और फौज के दरमियान कोई गैप नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारी जो, हम जिस भी शोबे में हो, चाहे हम जर्नलिस्ट हों, चाहे हम बिजनेसमैन हों, चाहे हम टीचर हों, चाहे हम फौजी हों, चाहे हम सियासतदान हों, हर शोबे में हमने अपने दुश्मन से ज्यादा हमें बासलाहियत भी होना चाहिए, अच्छा, ताकि हम उनकी हर हरबे को नाकाम बना सकें। अली साहब, अब मामला ये है, आपने ये बड़ा अच्छा इसको एलैबोरेट किया, चैलेंजेस के बारे में बताया। जो 5th जनरेशन वॉरफेयर था, उसमें जब हम जाते हैं तो एक बहुत बड़ा आपके दुश्मन का टूल होता है डेट, कर्ज। पाकिस्तान की मईशत सबको पता है कि कर्ज़ों में डूबी है। इन हालात में जो मईशत का और पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है, इसका ताल्लुक़ क्या है, ज़रा वो भी आवाम को बताइए। और अगेन करना क्या होगा, सोल्यूशन इमीडिएट क्या है हमारे पास? हाँ, देखिए, बहुत अहम सवाल आपने किया, बहुत शुक्रिया इसका। देखिए, 3 एस्पेक्ट है, मैं आसान अल्फाज में मुख्तसरन बयान करता चलूँ। इस वक्त पाकिस्तान की कौमी सलामती को जो 3 बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, इकोनॉमिक चैलेंजेस और तीसरा दहशतगर्दी का, मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो देखें, हमारी जो अफवाज हैं वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में कारफरमा हैं और बहुत कामयाबी से पेशकदमी कर रही हैं और कुर्बानियां भी दे रही हैं। दूसरी जानिब हम जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं और आपको एक वाज़े प्रोग्रेस नज़र आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो मुंह खोले हुए खड़ा हुआ है, वो इकोनॉमिक चैलेंज है। अच्छा, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, 3 चीजें हैं आसान अल्फाज में। आप ट्रेडिशनली अपने दोस्तों से, दोस्त ममालिक से रिलीफ और इन्वेस्टमेंट की तवक्को करते हैं, और हमारी फौजी क़यादत, हमारे सिफारतकार और कौमी क़यादत इसके लिए बदस्तूर बैनुल अक़वामी सतह पे कोशिशें करती रहती हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आप अग्री करेंगे, वो पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, वो गवर्नेंस को ठीक करना है। क्योंकि देखें, बाहर से रिलीफ आता है या नहीं आता, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है और कितनी आती है, ये तो बाद की बात है। आपके मुल्क के अंदर जो करप्शन, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जो मसाइल हैं, जब तक हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो हमारे अपने कौमी जो ख़जाने हैं उसका भी नुकसान होगा, हमारे टैक्स पेयर का भी नुकसान होगा, हमारे लोगों को चीज़ें भी महंगी मिलेंगी और फॉरेन इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो भी कमज़ोर होगा। इसलिए जो आज सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आपके सामने आई है, जो आपकी वसातत से मैं बताता चलूँ, वो यही है कि थैंकफुली हमारी कौमी और फौजी क़यादत एक पेज पे है और उन्होंने इस बात का इदराक और एहसास करके ये फैसला किया है कि जब तक हम करप्शन का, स्मगलिंग का और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का डिसाइसिवली खात्मा नहीं करेंगे, उस वक्त तक ना आवाम को रिलीफ मिल सकता है, उस वक्त तक ना आपके टैक्स पेयर को वैल्यू एडेड सर्विसेज मिल सकती हैं और ना ही फॉरेन इन्वेस्टर का एतमाद बहाल किया जा सकता है। तो ये पहलू सबसे इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद अली साहब, ये बात आपने ज़बरदस्त कही। कल परसों जो मुलाकातें हुई आर्मी चीफ साहब की सनतकारों से, ताजरों से, उसमें भी यही बातें होती रही हैं।
ये एक नेशनल कंसेंसस हो गया था कि करप्शन जड़ है मसाइल की, और ये करप्शन के नतीजे में फिर ये बाकी चीज़ें जो स्मगलिंग है और कब्ज़ा ग्रुप हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होती है, वो उसका एक बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन कुछ अर्सा यहाँ एक मंत्रा चलाया गया कि नहीं जी, करप्शन तो बड़ा इशू नहीं है, असल में तो स्टेबिलिटी लानी चाहिए और उसके लिए कुछ चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अब जब ये फ़ैसला कर लिया गया है कि करप्शन, स्मगलिंग, कब्ज़ा ग्रुपों को, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा, तो आप समझते हैं कि मौजूदा फ़ज़ा में क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे इदारे जो हैं वो तैयार हैं इस एजेंडे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, या वो रिवायती किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, माफियाज आगे आएंगे, अपने मोहरों को आगे बढ़ाएंगे और फिर एक तसाहुल और सुस्ती और उसके अंदर जो है रुकावटें होंगी? ये इस हवाले से ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, अगेन बहुत अहम सवाल आपने किया। देखें, इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं जिस पे मैं बुनियादी तौर पे इब्तदाई रोशनी डालूंगा। पहली बात ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कि स्मगलिंग के खिलाफ बात की जाए और इन मामलात के बारे में बात की जाए, लेकिन इस दफ़ा जो मुझे उम्मीद की किरण नज़र आती है वो इस वजह से नज़र आती है कि एक तो जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों इसकी अहमियत और नज़ाकत का इदराक करती हुई नज़र आती है, पहली बात। और दूसरी बात कि आज जो हिकमत अमली के बुनियादी जो खदोखाल वाजे किए गए हैं वो आपके तवस्सुत से मैं सामने रखना चाहता हूँ, जिसकी बेसिस पे मुझे ये तवक्को है कि इस दफ़ा वी विल नॉट बी जस्ट टॉकिंग बट वी विल बी वॉकिंग द टॉक। हमारे एक्शंस और वर्ड्स में एक मुताबिकत होनी चाहिए। पहली बात ये है कि देखें, अभी हाल ही में बिजनेस कम्युनिटी से जो हमारे मुसल्लह अफवाज के चीफ की मुलाकात हुई, उसके बारे में 2 पहलू अभी तक मीडिया के सामने आए हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक तीसरा पहलू भी रखना चाहता हूँ। एक पहलू तो ये आया कि ऑब्वियसली एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया गया, इनकरेजिंग व्यू दिया गया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और आप घबराएं मत और मुश्किल कौमों पे पड़ती हैं, आप मेहनत करें, काम करें, आगे इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, उन वाक़े से फ़ायदा उठाएं और इंशाल्लाह हम खुशहाली की तरफ जाएंगे। ये तो ऑप्टिमिस्टिक पहलू है। दूसरा पहलू जो है वो गवर्नेंस के हवाले से है कि गवर्नेंस का निज़ाम भी ठीक करना पड़ेगा। ये हमारे ताजरों की भी एक्सपेक्टेशन है और मैं समझता हूँ हमारे अवाम की भी ख्वाहिश है। जो तीसरा एस्पेक्ट मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि मैं समझता हूँ कि इसको एक वार्निंग भी समझनी चाहिए अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कि अब जो है स्टेटस को ऑप्शन नहीं है, जूं के तू की हालत अब अफोर्डेबल और सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए 4 चीजें जो आज सामने आई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 ये कि अब जब करप्शन का ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ जो क्रैकडाउन का फैसला किया गया है उसमें कोई फर्क नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये सरकारी अफसर है, ये बड़ा ताजिर है, ये स्मगलर है, कोई या किसी भी ग्रुप का हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसकी एक जामिया हिकमत अमली है और इन अफराद जो इसमें मुलव्वस हैं उनकी कंप्रीहेंसिव लिस्ट और फहरिस्तें तैयार हो चुकी हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू जो है, जो यकीनन आपका एक लॉजिकल सवाल बनता है कि क्या ये अभी ऑपरेशन है तो क्या हमेशा में इसी तरह ही करना पड़ेगा? नहीं, आप एक पॉलिसी रिफॉर्म का भी मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं जिसके जरिए से, देखें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इरशाद साहब, देखें करप्शन जो होती है सरकारी इदारों में और स्मगलिंग जो होती है और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, इन तीनों का आपस में एक तालमेल और नेक्सस होता है। इसको, इस सिस्टम को समझना और ज़रूरी है। आज अगर चीनी का मसला है ना तो थोड़े दिन पहले आटे का मसला था, उससे पहले शायद चावल का मसला था, उससे पहले कभी खाद का मसला था। तो बुनियाद ये है कि जो हमारे सिस्टम में फ्लॉ है ना, जिसमें 4 प्रोसेस होते हैं, इन तमाम अजनास और करेंसी की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और सेल का रिकॉर्ड और उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, जिसकी वजह से हमारे ज़ख़ीरा अंदोज और स्मगलर इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो जब तमाम इदारों की मदद से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी और रेलेवेंट इदारों की मदद से, हुकूमत में भी जो ऐसे अफराद शामिल हैं, मुलव्विस हैं, वो स्मगलर, ज़ख़ीरा अंदोज, इन तमाम को क्रैकडाउन करने का तरीका ये है कि आप जो है प्रोडक्शन,
डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, कंजम्पशन का पूरा रिकॉर्ड 24/7 मेंटेन करें और जी। इस तमाम प्रोसेस को 24/7 मॉनिटर भी करें। तो जब आप इसको मॉनिटर करेंगे तो उसके अंदर गैप नहीं होंगे जिसको ये एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। और इसके नतीजे में देखें, जिस तरह आज बात हुई बिजली के हवाले से जी। कि 589 बिलियन रुपीस इसमें जा रहे हैं, 600 अरब रुपया जो है वो आपके बैड परफॉर्मिंग इनकॉम्पिटेंट जो जी। जी। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जा रहा है, तो 1200 अरब रुपया तो यही बन जाता है। जी। तो देखें, अगर इन चीजों को हम 50% भी कम कर सकें जी। तो हम समझते हैं significant बिल्कुल ठीक है। relief, जो आप अली साहब बात कर रहे हैं हम कि दे सकते हैं। जी, सिस्टम के लीकेजेस जो हैं और वीकनेसेस जो हैं उनको हमें ठीक करना होगा। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपके वक्त का एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। डॉलर की कदर में आज ओपन मार्केट में खासी कमी हुई है और इंटर बैंक में भी जो डॉलर की कदर है वो कम हुई है, रुपए की कदर बढ़ी है। और साथ ही साथ जो बिजली से मुतालिक बात की गई है, आज बड़ी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्या हम किसी हल के करीब पहुंच रहे हैं? ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के अवाम बिजली के बिलों से तंग आए और पाकिस्तान के अवाम के इस वक्त भी जो रिजर्वेशन है वो यही हैं कि बिजली के बिल और बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब ये बिजली के बिल ज़्यादा क्यों आते हैं, बिजली के कीमत पाकिस्तान में ज़्यादा क्यों है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इरशाद साहब, प्रोग्राम में हमने पहले जिक्र किया था मोहम्मद अली कमीशन का, और फिर मोहम्मद अली साहब वज़ीर भी हैं, निगरान वज़ीर हैं तवानाई के। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बुनियादी रीज़न्स हैं कि ये बिजली महंगी क्यों है और इस बिजली का बोझ कौन कौन उठा रहा है, और एक तरह से उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि इंसाफ और नाइंसाफ़ी किसके साथ हो रही है। कहते हैं कि 589 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है जो 10 डिस्कोज हैं उनमें मजमूई तौर पे। 5 जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनमें 489 अरब है और 5 में 100 अरब है। डिस्ट्रिक्ट मर्दान और शिकारपुर की उन्होंने मिसाल दी कि सबसे ज़्यादा बिजली यहाँ पे चोरी हो रही है। और जो पंजाब की बात करते हैं, सेंट्रल पंजाब तक ऑनवर्ड, नॉर्थ से लेके सेंट्रल तक, यहाँ पे जो बिलिंग है, रिकवरी है, वो बहुत बेहतर है। लेकिन ये बोझ जब दूसरे लोग नहीं देते हैं, उनसे निकाला जाता है। आप समझते हैं तशख़ीस हो चुकी है और इसके बाद अब इसका हल भी निकल आएगा? ये तशख़ीस हुई है, लेकिन ये नाकिस तशख़ीस है। तशख़ीस ये है कि जी 589 अरब की बिजली चोरी होती है जी, लेकिन अगर इसका ज़िम्मेदार आप ठहराते हैं उन सारिफीन को जो बिल जमा नहीं कराते, बिजली चोरी करते हैं, अमले को पैसे देते हैं, तो ये नाकिस तशख़ीस है। जी, तशख़ीस ये है कि ये 5 डिस्कोज जो हैं वो अपने टारगेट पूरे क्यों नहीं करते। उनके जो बोर्ड है, उनके जो सरबराह हैं, किसी को भी सज़ा मिली है आज तक या अब मिलेगी कि भाई जब लेस्को जो है उसके टारगेट बेहतर हैं और पेशावर या हैदराबाद या सक्खर या जो हैं 5 वो जो बहुत नाकिस जिनकी है, मैपको है, वहाँ जो बोर्ड बैठा हुआ है, वहाँ जो सरबराह बन के बैठे हुए हैं, बड़ी मराहत ले रहे हैं, गाड़ियाँ हैं उनके पास, तनख्वाहें मिलती हैं, सारा कुछ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई आज तक? अच्छा, आज एक बात हुई है इरशाद साहब, बात ये हुई कि जो अफसरान हैं जो बिजली चोरी में मुलव्वस है, बड़ी खुल के बात हुई है। ये कहा गया कि अगर मर्दान से बिजली चोरी हो रही है, शिकारपुर से हो रही है, तो वो अमले की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। और ये कहा गया कि जो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं अफसरान भी, और अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और इलेक्शन कमीशन को उनके नाम भी दे दिए गए हैं, उनको शफल भी किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। नहीं, होना ये चाहिए था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-4 दिन बाद हो जाती और कहा जाता कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर होता। अब तो वो अलर्ट हो गए हैं, वो या मुल्क से भाग जाएंगे या सिफारिशें ढूंढना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। खुरम शहजाद साहब, इरशाद साहब माहिर मईशत हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम ज़रा बिजली के मामले पर आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले जो क्रैकडाउन हुआ
उसके नतायज सामने आए। 2 दिन में डॉलर ओपन मार्केट में 12 रुपये सस्ता हो गया। इंटर बैंक में भी आज स्लाइटली रुपए की कदर बढ़ी है। ये अब जो डॉलर की असल कीमत है उसका बरकरार रहना विद सब्जेक्ट टू क्रैकडाउन ही है, आप समझते हैं? इसी तरह इसको काबू किया जाएगा या और भी कोई सोल्यूशन है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, इसमें डेफिनेटली सॉल्यूशंस मौजूद हैं। इसमें हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान बनाने पड़ेंगे और रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे अगर हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए। देखिए, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ये क्रैकडाउन किया गया और हम ये कंटिन्यू होगा। अभी तो शुरुआत हुई है शायद। और स्टेट बैंक ने भी आज बड़ी अच्छी एक जो है वो एक फ्रेमवर्क जो है शेयर किया है मार्केट के साथ। वो ये कि जो ओपन मार्केट है ख़ास तौर पे उनकी कंसोलिडेशन होगी। ओपन मार्केट में जो मनी एक्सचेंज डीलर्स हैं, फॉरेक्स डीलर्स जो हैं, इनकी जो है कंसोलिडेशन होनी चाहिए। इसमें काफ़ी सारे एक्सचेंज डीलर्स हैं, इसमें ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, उनको कंसोलिडेट करने की बात हुई है, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ाने की बात हुई है, उनकी अपनी ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस की बात हुई है, क्योंकि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसकी हम बात बहुत अच्छे से करते आए कि इंटर बैंक जो है, जहाँ बैंक ट्रेड करता है आपस में करेंसी को और वहाँ से आप रेमिटेंसेस भी भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स भी होती है, ट्रेड भी होती है, फॉर्मल सेक्टर है वो, और फॉर्मल जो है वो आपका एरिया है, वहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ओपन मार्केट में रिलेटिवली इतनी ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और यहाँ ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं कि यहाँ पे ग्रे मार्केट शुरू हो जाती है। फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से स्मगलिंग करेंसी की और बहुत सारे और इश्यूज होते हैं, तो इनको कंटेन करने की ज़रूरत है। और देखें, ओपन मार्केट में ही रेट बढ़ता आया है पिछले 6-8 महीने से साल में, कंपेयर टू इंटर बैंक, जहाँ पे आपका ट्रेड इतना बड़ा होता है। 95% ट्रेड तो इंटर बैंक में होता है, वहाँ पे रेमिटेंसेस आती हैं, एक्सपोर्ट्स होती है, इम्पोर्ट होती है वहाँ से। फिर ये ड्राइव क्यों कर रहा है ओपन मार्केट, क्यों इतना जो है वो रेट ऊपर जा रहा है, जबकि हमें डिमांड सप्लाई को इंश्योर करना है कि डिमांड सप्लाई अपनी जगह हो, जितनी डॉलर की रिक्वायरमेंट है उतनी होनी भी चाहिए। बट पॉइंट ये है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, जिसमें ना सिर्फ कमोडिटी की स्मगलिंग है बल्कि करेंसी की स्मगलिंग को भी रोका जाए, देखा जाए कौन बाय कर रहा है, किस लिए बाय कर रहा है, जेन्युइन बाइंग है या नहीं है, या कोई होर्डिंग कर रहा है, या कोई सिर्फ जो है अपने घर में रखने के लिए कर रहा है और या हवाला मार्केट में बेचने के लिए डॉलर को जो है वो ले रहा है। ये सबका ट्रैक होना चाहिए। बैंक की एक सिंगल ट्रांजैक्शन रोज़ की बेसिस पे जो है ना वो स्टेट बैंक को जाती है, तो ओपन मार्केट में क्यों नहीं जो है इतना ट्रैक रखा जाता। मेरे ख्याल में ये सही डायरेक्शन में सही कदम है स्टेट बैंक की तरफ से भी और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी। सर्वेलेंस का बड़ा अच्छा कदम इक़दाम है। तो मेरे ख्याल में ये तो कंटिन्यू होना चाहिए ये एफर्ट। इसके साथ साथ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमें, जिसमें गवर्नमेंट को अपने खर्चों को कम करना है, ताकि गवर्नमेंट जितना अपने खर्चों को कम करेगी उतना उसकी जो रिक्वायरमेंट है कर्जों की कम होगी। जब कर्जों की रिक्वायरमेंट कम होगी तो रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा छपता है। लोकल मार्केट में जो कर्जे लिए जाते हैं वो रुपया छाप के लिए जाते हैं। तो आपको ये बताऊं कि जितनी ज़्यादा रुपए की जो है सप्लाई बढ़ेगी उतना उसकी कदर में कमी होगी आगे। तो मुझे जो है ये खुशी है कि आज एक दाम हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम रिफॉर्म्स भी साथ में और कंटिन्यूस एफर्ट हो तो फिर हम बहुत जल्दी ट्रैक में आ सकते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये जो बड़ा नोट है 5000 का नोट, दुनिया में कहीं भी 5000 का नोट तो मेरा नहीं ख्याल कि होगा, अगर होगा भी तो बहुत कम उन ममालिक में जो हमसे भी ज़्यादा गरीब हों या हम जैसे होंगे। क्या इसकी वजह से भी ये वो कहते हैं जी करप्शन बढ़ती है, छुपाना आसान होता है, बहुत सारे अवामिल होते हैं, तो ये नोट अगर ख़त्म कर दिया जाए तो इससे भी रुपये कदर में इजाफा हो सकता है? बहुत अच्छा सर आपने सवाल किया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पहलू है जिस पर हमें बात करनी चाहिए कि कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी आप करेंसी डिमोनेटाइज करें या ये बड़े नोटों को बिल्कुल ख़त्म कर दें, इसकी जगह नए नोट ले आएँ या छोटे नोट ले आएँ। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं जी, ये इसकी वजह से कंट्रीज़ ने ये एक्सपीरियंस किया है, ये अमल किया है, उसकी वजह से नुकसानात ज़्यादा हुए हैं बनिस्बत इसके कोई फ़ायदे हों। अब मैं आपको बताता हूँ हमारी कंट्री के डायनेमिक्स किस तरह से। ये बात ठीक है कि बड़े नोट्स को नहीं होना चाहिए, और तो बिल्कुल होते हैं। 1 लाख रुपए का भी नोट है, 1 करोड़ रुपए का भी नोट है। ये जिम्बाब्वे और इस तरह बात कंट्री देखें जहाँ हाई इन्फ्लेशन है, तो वहाँ बहुत बड़े नोट्स आपको कंटेन करना पड़ता है ताकि आपकी महंगाई को जो किसी तरह से रोका जा सके। तो देखें, एक तरफ बड़े नोट से आपकी महंगाई, और इसको आप ज़रा देखते हैं कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैं छोटे नोट्स तो नहीं चल सकेंगे। इतने सारे लोग उठा के अपने जो है वो थद्दियों पे थद्दियाँ उठा के आप जो है वो लेके जाएंगे दुकानों पे, तो इससे बेहतर है कि एक बड़ा नोट ले जाएं। तो देखिए बात ये है कि दोनों के आप अपने जो है ना डीमेरिट्स और मेरिट्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो आर्गूमेंट है वो ये कि 5000 का नोट खत्म कर दें तो जी आपकी ब्लैक इकॉनमी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हमारी डायनेमिक्स देखें क्या है। हमारे जो आम आदमी है ना, हमारे जो कल्चर है, फैमिलीज़ हैं, जो मिडिल क्लास है, इवन लोअर क्लास है, ये कैश क्यों घर पे रखते हैं आपको पता है? वो कैश इसलिए नहीं रखते कि वो टैक्स चोरी करने के मकसद से रखते हैं कि जी हमने टैक्स नहीं देना, या हमने जो है वो हम काला पैसा हमने कमाया हुआ है।
उनका मकसद ये होता है कि बैंक उनको अकाउंट ही नहीं खोलने देता। बैंक कहता है एनटीएन लेकर आओ, 50 जो है वो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। टैक्स के लिए आप जाते हैं, उसके लिए 50,000 रिक्वायरमेंट्स आपके लिए होती हैं। आप सिस्टम में जाने के आपके लिए जो है इंसेंटिव्स ही नहीं है। डी इंसेंटिवाइज है, एक्चुअली डी इंसेंटिवाइज किया जाता है यहाँ टैक्स पेयर को, और जेन्युइन जो है वो जिसके पास पैसे हैं उसको डी इंसेंटिवाइज किया जाता है सिस्टम में आने के लिए। उसके पीछे पड़ जाते हैं टैक्स वाले, उसके पीछे पड़ जाते हैं जितने भी जो एजेंसीज होती है। तो क्यों वो आएगा सिस्टम में? और लोगों को लिक्विडिटी भी टाइम पे नहीं मिलती। जो अपने बच्चों की शादियां करते हैं, अपने घरेलू मामला चलाते हैं, वो कहते हैं हमें बैंक से अच्छा हम घर पे रखे पैसे बैंक जाने से हमें ख्वारी होती है। नहीं, खुर्रम साहब आप जो बात कर रहे हैं वो ये कि डॉक्यूमेंटेशन में तो फिर दिक्कत आती है ना। मैं ये तो होता है ना। मैं आपको बताता हूँ जी सर, मैं आपको बड़ा अच्छा एक पॉइंट एक और बताता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंसेंटिवाइज करें ना लोगों को आने के लिए, कम टैक्स करें, आसान बनाए ना आने के लिए कि जी आप आए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बैंकिंग सिस्टम में है। लेकिन मैं एक और पॉइंट आपको ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि मुझे बताएं, इतनी हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में जहाँ रुपए की कर्जा रोज गिर रही हो, आप अपने घर पे रुपया रखना पसंद करेंगे या उसको कन्वर्ट करना पसंद करेंगे? इससे पहले कि वो जो घर पे आपने 5,000 रुपए रखें या 5 लाख रुपए रखें, उसकी कीमत जो है अगले एक महीने में 30% या 10% कम हो जाए, एक साल के बाद उसकी 50% का कीमत आती हो जाए, तो आप घर पे रखना पसंद करेंगे? तो इस हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में कोई भी घर पे कैश नहीं रखता। या तो कोई गाड़ी ले लेता है, कोई रियल एस्टेट ले लेता है, या फिर कोई जो है वो डॉलर में कन्वर्ट करता है या गोल्ड में कन्वर्ट करता है। तो आपको सबसे पहले रुपए को गवर्न करना है कि रुपए की बहुतात ना हो। जब रुपया छप रहा है बहुत ज्यादा तो उसकी कीमत में कमी होगी। आपको पता है M2 ग्रोथ जो मनी सप्लाई है जो क्यों बढ़ती है? गवर्नमेंट 18% पे कर्जा ले रही है। 18% पे नहीं, 18% की ग्रोथ हो रही है कर्जों में पिछले साल के मुकाबले में। और जो मनी सप्लाई है, जो पैसा छप के आ रहा है मार्केट में, वो 14% पे आ रहा है। तो आप सोचिए, जब आपने पैसा छापते रहेंगे और गवर्नमेंट लेकिन खुर्रम साहब मसला ये है एक ऐसे दौर में जब दुनिया भर में पेपर करेंसी जो है वो ख़त्म हो रही है, आलमोस्ट ख़त्म होती चली जा रही है, वहाँ हम 5,000 का नोट लेके बैठे हुए हैं और घरों में पैसा रख के बैठे हुए हैं। जहाँ भी छापा पड़ता है पता चलता है 2 अरब रुपया निकल आया, 3 अरब रुपया निकल आया, 5 अरब रुपये के नोट निकल आए। देखिए ये तो आइसोलेटेड इवेंट्स है ना। इससे देखिए 1 अरब 2 अरब 4 अरब 10 अरब का कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है इकोनॉमी में। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की बात नहीं है कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस लोगों ने जो है वो एक्यूमुलेट करके घर पे रखे हों। मैं कह रहा हूँ कन्वर्जन हो रही है। आप डॉलर का रेट क्यों ऊपर जाता है मुझे बताएं? ओपन मार्केट में क्यों जा रहे हैं लोग? कोई तो खरीद रहा है ना, वो किसको कन्वर्ट कर रहा है? रुपए को कन्वर्ट कर रहा है ना। इसलिए कन्वर्ट कर रहा है कि उसको परसेप्शन उसकी खराब हुई है। वो ये सोच रहा है कि इकोनॉमी आगे पता नहीं और खराब हो जाएगी, महंगाई और बढ़ जाएगी और मैं पैसा बाहर निकाल लूँ। इस चीज़ों को कंट्रोल जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि इस वक्त आज मोहम्मद अली साहब जो वफाकी वज़ीर है एनर्जी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एक मुल्क में एक हिजान है कि जी बिजली बहुत महंगी होगी और लोगों के लिए मुश्किल हो गया है सारा। एक मोहम्मद अली कमीशन रिपोर्ट आई थी जिसमें आइडेंटिफाई किया गया था कि ओवर बिलिंग हुई है, ओवर इन्वेस्टिंग हुई है, कैपेसिटी चार्जेस का इशू है। अब क्या मौजूदा हुकूमत या मौजूदा सिस्टम जो है अगर ओहदा बरा होना चाहता है उससे, तो उसके लिए कौन सा रास्ता खुला है कि ये कैपेसिटी चार्जेस का बोझ हम कम कर लें? ये तो मुमकिन नहीं है कि उन एजेंसी जिन लोगों ने माहदे किए हैं, जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, उनके साथ हम कोई सख्ती कर सकें। लेकिन जिन लोगों ने ये नाकिस माहदे किए, जिन माहदों की वजह से इस वक्त बिजली का बहरान पैदा हो चुका है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई में क्या रुकावट है इस वक्त जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे? देखिए कि आप अपने इंटरनेशनल मुआहदे नहीं तोड़ सकते, ना उसको इतना ज़्यादा जो है वो अमेंड कर सकते हैं या उनको इतना ज़्यादा चेंज कर सकते हैं जिससे आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने का जो एक बड़ी कॉस्ट है वो आप झेलनी पड़ जाए। आपने रेकोडेक के मामले में देखा भी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा ग्लोबल कोर्ट्स होती हैं वो फिर तो दूसरा प्रॉब्लम ये वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा मोदी साहब ने एक और प्रोग्राम में कि जी आपके यहाँ जो ये मुआहदे होते हैं ना, इनका इंटरनेशनल लॉ होता है। पाकिस्तानी लॉ में कोई आपके जो है ना वो इस मसले हल नहीं होते। आर्बिट्रेशन होती है या फिर इंटरनेशनल इंग्लिश लॉ होता है, वहाँ की कॉस्ट एक बहुत बड़ी। और दूसरा ये होता है कि अगर आप इसको अमेंड करना शुरू कर देंगे उसकी वजह से आपके जो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट्स है ना वो दाव पे लग जाती हैं। लोग बोलेंगे हम मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करते या कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर नहीं करते, और जब इनका दिल करता है ये उसको जो है इनके आवाम की तरफ से जब भी प्रेशर आता है ये चेंज करना शुरू कर देते हैं। देखिए मुआहदे सोच के करें ना आप।
जब सोच के नहीं करते तो हमारे लोगों का कसूर है ना, उन्होंने ये गलत मुआहदे किए, तो उनको आप अकाउंटेबिलिटी करें जब इलेक्शन आए। खुरम साहब मैंने यही कहा है, मैंने कहा हम जो एजेंट्स वो इदारे कर चुके हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, वो तो ज़ाहिर बात है, हम पाबंद हैं उन मुआहदों के। जिन लोगों ने ये नाकिस मुआहदे किए, जेबें भरी, किक बैक्स किया, साफ नज़र आ रहा है कि इंडिया अगर 2.5% 3% पे कर रहा है, 3 सेंट पे कर रहा है, हम 6.5 या 7 सेंट पे कर रहे हैं, तो कोई ना कोई है। तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई में क्या रुकावट है जिन लोगों की वजह से ये बोझ आवाम पर पड़ा है? ब्रीफ कमेंट खुरम साहब, ब्रीफ कमेंट। देखिए, बात यह है कि इस वक्त तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब साहिब इख्तियार होते हैं वो इस पर डिसीजन लेते हैं, तो वो एक उस मोमेंट में होता है, उस टाइम पे होता है कि जी ये क्यों किए गए। जब आप 11-12 की बात करते हैं, 2011-12 की, 2008-9 की, उस वक्त आपके पास कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था, तो आपको ये मुआहदे करने पड़े। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अब हो चुके हैं, यहाँ से आगे बढ़ें, इन मुआहदों के साथ जो अमेंडमेंट्स हो सकती हैं वो करें, जो पॉसिबल है विद इन रीजंस। उसके अलावा एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि अपनी कंजम्पशन बढ़ाएं इंडस्ट्री के थ्रू, उसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट नीचे आएंगी। और फिर बिल्कुल ठीक है, ये बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे डाला जाए बजाय इसके गवर्नमेंट से दे। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।